अरस्तु क्या कहता है? कहता है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे भयंकर हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो यह कहता हो कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है या देवता है। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ इनके पिता एक शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की जो परंपरागत संस्कृति थी वह यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु प्लेटो की कृति से कब आकर्षित होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में एथेंस आता है और प्लेटो के संस्था अकादमिक में सम्मिलित होता है, तो 17 वर्ष की उम्र में। प्लेटो की अकादमिक संस्था में अरस्तु कितने वर्ष तक रहा था? तो 20 वर्ष तक रहा था। प्लेटो अरस्तु को क्या कहता है? तो प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहता है। अरस्तु किसका गुरु बनता है? तो अरस्तु सिकंदर का गुरु बनता है। अरस्तु अपना एक निजी शिक्षालय कहाँ स्थापित करता है? तो एथेंस में। किस नाम से? लिसियम नाम से। अरस्तु जो था वो एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। वर्तमान समय में अरस्तु किस विचारक के रूप में परिचित है विश्व में? तो आज वर्तमान समय में अरस्तु एथेंस के विचारक के रूप में विश्व में परिचित है। प्लेटो के मृत्यु के बाद अरस्तु अकादमी का प्रधान बनने की आशा करता है, लेकिन प्लेटो के भतीजे को यह पद प्राप्त हो जाता है। इससे अरस्तु निराशा होकर एथेंस छोड़ने के बाद वह कहाँ जाता है? एशिया माइनर जाता है और एशिया माइनर में अकादमी की एक शाखा स्थापित करता है। अरस्तु क्या कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। अरस्तु की पद्धति कैसी थी? तो अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी प्लेटो से नितांत भिन्न थी। अरस्तु ने वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयोग किया था। अरस्तु की जो पद्धति थी वह पद्धति अनुभविक और आगमनात्मक पद्धति कहलाती है, इंपेरिकल एंड इंडक्टिव थ्योरी कहलाती है। अरस्तु की जो पद्धति थी वह ऐतिहासिक प्रवृत्ति है, दृष्टिकोण है, परंपरा प्रेम है तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित होती है। अरस्तु की जो पद्धति है वह यथार्थवादी दृष्टिकोण पद्धति का मूल तत्व है। अरस्तु की रचनाओं के बारे में बात करें तो अरस्तु ने प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भाषण कला और काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर उसने ग्रंथों की रचना की है, जिसकी संख्या लगभग बताई जाती है 400, यानी लगभग 400 विषयों की उसने रचना की थी। राजनीतिक शास्त्र पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी 2 रचनाएं मिलती हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण क्या है? तो एथेंस का संविधान, यानी कि अरस्तु की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक है पॉलिटिक्स जो सबसे महत्वपूर्ण है और दूसरी जो कम महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? एथेंस का संविधान। बार्कर ने अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति के क्षेत्र में राजनीति का सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। और अरस्तु की जो रचना पॉलिटिक्स हुई थी वो 8 भागों में विभाजित है, यानी कि अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक कितने भागों में विभाजित है? तो 8 भागों में विभाजित है। अरस्तु की राजनीति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भोलानाथ शर्मा ने। अरस्तु की शिक्षा संस्थान का नाम क्या था? लीसियस। अरस्तु की सबसे प्रमुख रचना क्या थी? पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित थी? तो 8 भागों में। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या है? क्रांति का कारण असमानता तथा अन्याय है, अनुचित सम्मान तथा अपमान है, शासकों की उदंडता, स्वार्थपरकता एवं भ्रष्टाचार, ये सभी है। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो। राज्य, कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य को अधिकतम कर देता है, नहीं, राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम। अरस्तु के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? तो असेंबली है, मजिस्ट्रेसी है और जुडिशरी है। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो दासता दास के लिए अनुपयोगी है। अरस्तु की दृष्टि से कानूनी दास वे होते हैं जो जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, कथन किसका? अरस्तु का। अरस्तु निम्नलिखित में से किसको नागरिकता प्रदान नहीं करता है? सिकंदर दासों को, स्त्रियों तथा बच्चों को और श्रमिकों को। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सुकरात का शिष्य था, नहीं अरस्तु का शिष्य था।